मूसलाधार बारिश जब मुसीबत बनकर जिंदगी को डराती है तो वो आ जाते हैं। जमीन खिसकती है तो मलबों से सांसों को वो सलामत खींच लाते हैं। आपदा और कयामत के बीच वो चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। आज शौर्य गाथा में उन्हीं शूरवीरों की कहानी। कुदरत से भिड़ जाने वाले फरिश्ते चुनौती को रौंद देते, खतरों से नहीं डरते। हमारी टीमें मुस्तैद हैं क्योंकि हमारा काम ही ये है, इसीलिए इस बल का गठन इसीलिए हुआ था। और हमारा जो मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत, उसके लिए हम मोटो के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और करते हैं। जब आसमान से बरसती है कयामत, तब समर शूर करते हैं हिफाजत। पहली रात जिस दिन आपदा आई थी उसके नेक्स्ट डे वाली रात में उन्हें हम ऊपर से ले आए, जहां से लैंडस्लाइड हो रहा था उसके ऊपर के पोर्शन से ले आए। उसके बाद हमने रस्सी बांध के उस नीचे के रास्ते से लोगों को ले आए, जिनकी संख्या करीब 4000 थी, जो नीचे के रास्ते से हम ले आए। जो लोग केदारनाथ में फंसे थे, मौसम की खराबी के कारण वहां चॉपर नहीं उतर पा रहा था, वो जब नीचे आए तो चीड़बासा से हमने उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हमारे सारे जवान जो हमारी टीमें लगी थी उनकी कुल संख्या लगभग 80 थी और 2 टीमें हमने रिजर्व के लिए भी रखी थी। सैलाब, विनाशकारी या फूट पड़े ज्वाला, असंभव को संभव कर देता हिम्मत वाला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो हैं एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो अब उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। रस्सियों के सहारे लोगों को लगातार 5-6 दिन से निकालने का काम किया गया। सैकड़ों हजारों लोगों को निकाला गया और ये सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो इस वक्त नीचे नदी के किनारे उस तरफ जाते हुए, जहां पर सेना ने एक टेम्परेरी ब्रिज भी तैयार किया है। मौत से टकराकर जिंदगी बचाने का वादा, रेस्पॉन्स फोर्स की शौर्य गाथा। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। इसका मतलब है कि तबाही, विपदा और महासंकट की घड़ी 24/7 नागरिकों के रेस्क्यू में खुद को खपा देते और इन शब्दों को जीते हैं एनडीआरएफ के जवान। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अक्सर आप टीवी और अखबारों में सुनते हैं कि एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑन कर दिया है या एनडीआरएफ के जवान हादसे वाली जगह पर पहुंच गए हैं। आज शौर्य गाथा का ये स्पेशल एपिसोड इन्हीं जवानों को समर्पित है। 30 जुलाई 2024, वायनाड, केरल। सिर्फ 48 घंटे में 570 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। केरल का एकमात्र पठारी इलाका होने की वजह से वायनाड में लैंडस्लाइड का खतरा तो रहता ही है, लेकिन 30 जुलाई की देर रात मिट्टी, पत्थर और पेड़ पौधों को एक साथ समेटकर महाविनाशक लैंडस्लाइड ने अटैक कर दिया। वायनाड के 4 गांव मुनक्काई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपूझा मलबों के सैलाब में बह गए। एक के बाद एक लैंडस्लाइड से हालात और बिगड़ गए। गांव के गांव दब गए। 57 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मलबा आया और सब कुछ तबाह कर गया। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ कोस्ट गार्ड को भी रेस्क्यू मिशन में जोड़ा गया। इन सभी सुपर सोल्जर्स के साथ एनडीआरएफ के जवान भी जान पर खेलकर रेस्क्यू को अंजाम दे रहे थे।
आज जब वायनाड जिले के भूस्खलन से तबाह हुए इलाकों का दौरा प्रधानमंत्री कर रहे थे तो वो समझ रहे थे कि आपदा बहुत बड़ी थी और रिस्पॉन्स टीम ने गजब का काम किया। हालांकि मौत का मीटर 400 के पार जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो जिंदगी बचाई गई वो चमत्कार से कम नहीं। हमारी सेनाओं की क्षमता और शौर्य पर तो पूरी दुनिया ने मुहर लगाई है, लेकिन एनडीआरएफ ने युद्ध स्तर पर जो खोज और बचाव अभियान चलाया वो अद्भुत है। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो या यहाँ के एनजीओज हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। आखिर कौन है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के वो दिलेर जो कुदरत के कहर की फिक्र नहीं करते? उन्हें कयामत के साए में जिंदगी बचाने में माहिर क्यों माना जाता है? उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? वो फरिश्ते क्यों कहलाते हैं? ये सब बताएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए एनडीआरएफ की बहादुरी के कुछ वीडियोस। 6 अगस्त को काशी विश्वनाथ के पास के इलाके में 2 मकान ढह गए थे। आधा दर्जन लोग घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। एक मकान में मलबे के अंदर 4 लोग फंसे थे, दूसरे में 9 लोग फंसे थे। इनका बचना मुश्किल था, लेकिन इन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचा लिया। इससे पहले मंडी के थलटूखोड़ के पास राजमण गांव में जब बादल फटा था तब भी एनडीआरएफ ने ही मोर्चा संभाला और 10 लोगों की जान बचाई थी। बादल फटने में 2 की मौत भी हुई थी, लेकिन अगर एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त रहते शुरू न होता तो जान माल के नुकसान का आंकड़ा बढ़ जाता। एनडीआरएफ एक सिविल संस्था है जो बेसिकली आर्मी और नेवी एयरफोर्स जो संस्थाएं थी पहले, जो डिजास्टर रिलीफ में आज भी जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो चूंकि इक्विपमेंट है, एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये अभी डिफेंस फोर्सेस के पास हैं। एनडीआरएफ को एम्पावर किया जा रहा है, तो एनडीआरएफ के पास भी धीरे धीरे ये इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। और एक्चुअली एनडीआरएफ की जो पूरी टीम है वो बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्सेस से ड्रॉन होती है। तो सीआईएसएफ, बीएसएफ, जैसे हमारा असम राइफल्स है, राष्ट्रीय राइफल्स है जैसा कहा मैंने, या एसएसबी है, आपको दूसरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो इनको ट्रेन करते हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो इसमें आते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो लोग हैं पहले से ऑलरेडी ट्रेंड है, उनकी मानसिक जो स्टेट है, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी की जा चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ डायरेक्ट बहाली में आते हैं, पर जो ऑपरेशनल स्टाफ है ये सब इन्हीं फोर्सेस से ड्रॉ होके आते हैं। मॉनसून वाले मातम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जिस तरह हजारों जिंदगी बचाई हैं, रेस्क्यू का हर मिशन शौर्य गाथा है और दुनिया ने 2008 में ही महसूस कर लिया था कि एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम का कोई मुकाबला नहीं है। – 2008 में बिहार में कोसी नदी ने ऐसा उत्पात मचाया कि केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पड़ा। तब सुपौल, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया में एनडीआरएफ की टीमों ने नॉन स्टॉप राहत और बचाव शुरू किया। 153 बोट के साथ 780 जवानों ने करीब 1 लाख लोगों को सैलाब के संकट से बाहर निकाला था। एनडीआरएफ के रेस्क्यू मिशन और उन जवानों की काबिलियत देखकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एनडीआरएफ की एक बटालियन की तैनाती के लिए जमीन भी ऑफर की थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट को भी आपदा के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने के लिए एसडीआरएफ का गठन करना जरूरी है। एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स
इस यूनिट में भी वेल ट्रेन्ड जवान होते हैं और जिनकी स्किल से कई लोगों की जान बच जाती है। बाढ़, भूकंप, तूफान और भूस्खलन में इनका रोल सुपर हीरो जैसा होता है। फरवरी 2023 तुर्की में 4:17 का वक्त हो रहा था। जमीन इतनी जोर से डोली कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरने लगी और लाशों का मीटर बढ़ने लगा। दक्षिण और मध्य तुर्की 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप से दहल गए। तुर्की के 3,50,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर तबाही के प्रमाण बिखरे थे और उनके नीचे दबे थे इंसान। 1939 के बाद तुर्की ने इतना शक्तिशाली भूकंप नहीं देखा था। 16% आबादी प्रभावित हुई थी और 53,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि महासंकट की घड़ी में तुर्की को भारत का फुल सपोर्ट मिला था। जिस दिन भूकंप आया उसी शाम भारत ने एनडीआरएफ की टीम को एयरफोर्स के C-17 विमान से तुर्की भेज दिया। मेडिकल सप्लाई से लेकर ड्रिलिंग मशीन तक रेस्क्यू टीम ने सुविधाओं से लैस होकर तुर्की में जान बचाने की मुहिम शुरू कर दी। ये भारत का ऑपरेशन दोस्त था और इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ ने गजब का रोल निभाया। ये उसी आपदा की तस्वीरें हैं जब एनडीआरएफ की टीम के जवानों ने 6 साल की एक बच्ची को मलबे के बहुत अंदर से जिंदा निकाला था। जो मैंने जैकेट पहन रखी थी अपनी इस वर्दी के यूनिफॉर्म के ऊपर, तो मेरे दाएं साइड में मेरा इंडियन फ्लैग लगा हुआ था जो वर्दी के ऊपर, उसमें ऑपरेशन दोस्त लिखा हुआ था। तो बार बार मेरे को वो जैकेट लेने की बोल रहा था कि अपनी जैकेट दे दो। मैंने मना किया कि ये मेरी यूनिफॉर्म है। तो बोला कि आई लाइक योर इंडियन फ्लैग एंड आई रेस्पेक्ट इंडियन फ्लैग। अब आपको बताते हैं कि आखिर जीवन बचाने वाले सुपर सोल्जर्स से भरा ये रेस्पॉन्स फोर्स कब बना, कैसे बना और इसमें कितने जवान काम करते हैं। एनडीआरएफ का गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुआ। इसका डायरेक्टर एक आईपीएस अधिकारी होता है और इसका संचालन गृह मंत्रालय करता है। एनडीआरएफ में कुल 16 बटालियंस हैं, जिसमें से 4 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हैं, 3 सीआरपीएफ की, 2 सीआईएसएफ की, 4 आईटीबीपी की, 2 एसएसबी की और 1 असम राइफल्स की। हर बटालियन में 1149 जवान हैं। हर बटालियन के पास कम से कम 18 स्पेशल रेस्क्यू टीम होती हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, टेक्नीशियंस भी, मेडिकल स्टाफ भी और डॉग स्क्वाड भी। आफत चाहे आसमानी हो या फिर जमीन फाड़ देने वाला जलजला, कुदरत का कहर थमता भी नहीं, उससे पहले एनडीआरएफ के सोल्जर एक्टिव मशीन मोड में आ जाते हैं। चाहे पर्वत की चट्टान कहर बरपाने लगे या साइक्लोन आ जाए, एनडीआरएफ के जवान फरिश्ता बनकर जिंदगी बचाते हैं। डिजास्टर रिस्पांस के डेटा बता रहे हैं कि अब तक एनडीआरएफ ने 1,33,000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के मुंह से निकाला है। जुलाई शुरू होते ही देश में मानसून का कहर भी तेज हो रहा था। कैमरे में रोज कुदरत के कहर के दिल दहला देने वाले मंजर कैप्चर हो रहे थे। जान माल का नुकसान लाखों से करोड़ों और करोड़ों से कब अरबों रुपए का हो गया, पता ही नहीं चला। किसान से लेकर जवान तक देश के 100 जिले सैलाब संकट के आगे सरेंडर मोड में आते दिख रहे थे। ऐसे में अगर किसी ने फ्रंट से मोर्चा संभाला तो वो नाम रेस्पॉन्स फोर्स के सुपर सोल्जर्स का ही है।
एनडीआरएफ के जवानों को विदेशों में भी ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे सिंगापुर की सिविल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग हो या फिर बायो टेररिज्म के खिलाफ स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग हो। एनडीआरएफ के जवान तकनीक से कदम मिलाकर चलते हैं। गांव और रिमोट के इलाकों में भी एनडीआरएफ अवेयरनेस कैंपेन चलाती है ताकि गांव की आबादी आपदा के खिलाफ खुद को बेहतर ढंग से सुरक्षित रख सके। वर्कशॉप और एग्जीबिशन के माध्यम से भी एनडीआरएफ लोगों को अलर्ट करती है। जून 2023 का वो डेंजर अलार्म याद है जब 25 साल में पहली बार कोई चक्रवात गुजरात तट को जून में पार करने वाला था। तब बिपरजॉय नाम की आफत के आने से पहले ही एनडीआरएफ के जवानों ने हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। जैसा मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सबसे पहले रिक्विजिशन करती है ऐसी टीम्स को। उनके लेवल पे अगर बात नहीं बनती है तो पहले से अगर बड़ा कोई तूफान आने वाला है, कोई पहले से जानकारी है, तो उस हिसाब से एंटीसिपेट करके प्री पोजीशन किया जाता है। जैसे आप बैनर्ड में अभी देख रहे हैं और प्रधानमंत्री भी गए हैं एरियल सर्वे के लिए, तो बहुत सारी चीजें हो रही है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने आप को अपनी संस्था के साथ उसको कोशिश करता है कि उसकी वो कंट्रोल कर पाए। और नहीं तो वो जैसे हम पहले आर्मी को बुलाते थे, अब हम एक्चुअली एनडीआरएफ को बुलाते हैं। तो एनडीआरएफ को एसडीआरएफ के थ्रू बुलाया जाता है। तो एसडीआरएफ अपनी काम करने लगती है और फिर एनडीआरएफ भी आ जाती है। स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, आपने देखा होगा ड्रिलिंग करके हमने बच्चों को बचाया, माइन से हमने वर्कर्स को बचाया उत्तराखंड में। ऐसे कई चीजें हैं जहां पर कि आपको बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत होती है। तो उसने नेशनल लेवल की पूरी कमिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री की कमिटी बन जाती है। प्राइम मिनिस्टर खुद मॉनिटर करते हैं, कई बार आपने देखा है पहले भी। तो एक पूरी प्लानिंग बनती है। बात देश की राजनीति की करते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद एक्शन में हैं। रिहाई के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। साथ ही दावा किया कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द रिहा हो जाएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से करीब 7 महीने पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता काफी जोश में हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सिसोदिया की रिहाई से आम आदमी पार्टी और दिल्ली की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की तो सरकार पर प्रहार किया। सियासत की बातें थी, संविधान का जिक्र था। 17 महीने बाद जेल से बाहर आने पर मनीष सिसोदिया जब आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मिले तो क्या बोले, सबसे पहले वो सुनते हैं। जेल में रखा जा रहा है। आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं के ऊपर जो दुनिया भर में कानून लगाए जाते हैं, वो नेताओं के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर लगा के उनको लंबे लंबे समय तक जेल में डाला जा रहा है ताकि उनकी जमानतें तक ना हो सकें, उनके ट्रायल शुरू भी नहीं हो और फिर भी जमानतें ना हो सकें। ये तानाशाही है। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति केस को लेकर 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने और 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में जमानत दी थी। करीब 1.5 साल बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे, लिहाजा बीजेपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। भारत माता की। मैं आंखें बंद की, मैंने भगवान से पूछा ये है क्या? 9 अगस्त भारत छोड़ो के दिन बेल दे रहे हो, चक्कर क्या है? अंदर से आवाज आई कि भारत छोड़ो के दिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जेल से बाहर निकलो और तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज लगाओ। तानाशाही भारत छोड़ो। इस तानाशाही का शिकार हर आम आदमी हो रहा है। तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज उठानी पड़ेगी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में। नानक की जन्मभूमि है, हम बाबा साहब की जन्मभूमि है। हमारे को जरूरत नहीं है किसी तानाशाह को बाहर भगाने की, हम तो तानाशाही को बाहर भगाएंगे। मनीष सिसोदिया के जेल से रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोश में हैं। वजह यह है कि करीब 7 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं। मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुट जाने को कहा। दावा कि बीजेपी को वोट ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे।